चैप्टर पढ़ रहे थे? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में आप लोगों ने कुछ पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी, कहाँ तक पढ़ाई थे? छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित थी? हेरोल्ड नोबल। और उद्देश्य क्या था मेनली? वैसे तो कई सारे उद्देश्य थे, लेकिन मेन फोकस कृषि क्षेत्र पर था। और इसके अलावा मूलभूत और जो जरूरतें होती हैं, आधारभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी पर भी ध्यान दिया गया था। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का विकास किया, भारी उद्योगों के विकास पे ज्यादा ध्यान दिया गया। कौन से मॉडल पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 से 56। डेट 1 अप्रैल 1951 से 1956। और दूसरा 1956 से 61। हाँ, 1961 तक चला था। और तीसरा 1961 से। इसमें कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया? तीसरे पंचवर्षीय योजना में कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया? उद्देश्य मेनली क्या था? खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा देना, साथ ही आधारभूत मूलभूत और भी उद्योगों का विकास करना, बिजली वगैरह का विकास करना, और बहुत सारे प्रति व्यक्ति आय का विकास। हाँ, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, राष्ट्रीय इनकम को बढ़ाना, आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाना, ये सारी चीजें इसमें कोशिश किया गया। बीच में 3 वर्ष का अवकाश आया था। कब से कब तक? 66 से 69 तक 3 वर्ष का अवकाश आया था। ये 3 वर्ष का अवकाश क्यों आया था? भारत चीन अस्थिरता और भारत चीन युद्ध के कारण। भारत और चीन युद्ध के कारण भारत की जो पाक भी हुआ था, चाइना का भी हुआ था, दोनों का हुआ था। तो इससे क्या हुआ? मनोबल का कमजोर हो गया था। जब कोई युद्ध वगैरह होता है ना, तो उसका दीर्घकालिक समस्या सामने निकलती है। जैसे कोरोना आया तो 19 में, लेकिन उसकी अभी तक आप समस्याओं से जूझ रहे हैं ना। अर्थव्यवस्था को उभारने में समय लगता है। कोई चीज आता है ना, जैसे कोई भूकंप आया और उसने घर गिरा दिया, घर तो गिरा जिस साल, लेकिन उसको बनाने में फिर से पैसे पहले जैसे करने में वर्षों लग जाते हैं। तो वो जो युद्ध हुआ था ना, उसकी जो क्षतिपूर्ति करने में वर्षों लग गए। तो इस वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा हुई, और फिर एक वर्ष करके 3 वर्ष का अवकाश रहा। इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी? कब से कब तक? 69 से 74। 69 से 74। इसमें हमने कौन सी चीजों पे फोकस किया था? हाँ, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को प्रतिस्थापित करना, और भी जो चीजें हमने ली थी एजेंडे में, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना। इन सभी चीजों पे ध्यान दिया गया। रोजगार का सृजन करना, और इसके बाद निर्यात को बढ़ाना, आयात को घटाना, और फिर आया आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसमें आया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी आया था। और 5वां कब आया? 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। ठीक है, वेरी गुड। इस दरमियान आपका चला, और इसमें हमने किस पे फोकस किया? गरीबी हटाओ, लोगों के लिए जो आवश्यक जरूरत की चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा निर्माण उत्पादन करने पे जोर देना, और बफर स्टॉक बनाना, कृषि मतलब उत्पादन को बढ़ाना, बफर स्टॉक बनाना, ताकि सारी वितरण प्रणाली चल सके। और इसी दरमियान हम बहुत सारी चीजें सरकार लोगों को देती थी, सरकार की तरफ से मिलता था। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई, लेकिन वो बीच में रोक दी गई, और 3 वर्षों के लिए क्या आया? रोलिंग प्लान। 79 से लेकर 83 के लिए लाया गया था ये, लेकिन ये सरकार, जनता सरकार थी ना उस समय, उसको गिर जाने की वजह से ये 1980 में ही खत्म कर दिया गया। 80 में फिर से छठी पंचवर्षीय योजना आया। ये जो रोलिंग प्लान था, इसको और क्या क्या कहते हैं? अनवरत योजना कहते हैं। इस अनवरत योजना के दरमियान कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जैसे काले धन को रोकने के लिए बड़े नोटों को रोका गया, बैन किया गया। कितने? 1000 के नोट को बंद किया गया था। और
42वां संविधान संशोधन को रद्द किया गया। 44वां संविधान संशोधन ला के उसके बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त किया गया। लोगों को जो दिया जाता था चीनी, कपड़ा, हाँ, और केरोसिन ये सब जो दिया जाता था, इसी के समय प्रावधान किया गया था। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस दरमियान किए गए थे। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो हेडिंग कर लीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। छठी योजना कई वर्षों की लंबी अवधि के छठी पंचवर्षीय योजना कई वर्षों की लंबी अवधि के अनुभवों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में साथ साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की रणनीति अपनाई गई। ताकि उत्पादन, निवेश और निर्यात के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि प्राप्त की जा सके। इस योजना में कुल 10 उद्देश्य सामने रखे गए। 10 उद्देश्य सामने रखे गए जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि। आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि। नेक्स्ट, आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट,
गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी करना, गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी करना, बेरोजगारी में कमी करना। नेक्स्ट, घरेलू ऊर्जा क्षेत्र का तेजी से विकास करना, घरेलू ऊर्जा क्षेत्र का तेजी से विकास करना। नेक्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना, लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। सुधार लाना। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक नीति और सेवाओं को, सार्वजनिक नीतियों और सेवाओं को ऐसा रूप देना जिससे, सार्वजनिक नीतियों और सेवाओं को ऐसा रूप देना जिससे आय और संपत्ति की असमानताएं कम हो, जिससे आय और संपत्ति की असमानताएं कम हो। नेक्स्ट पॉइंट, विकास की गति और तकनीकी प्रसार में, विकास की गति और तकनीकी प्रसार में क्षेत्रीय असमानताओं में, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना। विकास की गति और तकनीकी प्रसार में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन देना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन देना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट पॉइंट, विकास के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में, विकास के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना, विकास के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। छठी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी चीजों पर काम किया गया है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र पे भी काम किया गया है, साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में और उत्पादन बढ़ाने के लिए, साथ ही लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, इसके अलावा और बहुत सारे इन्होंने एजेंडा रखा था इसको बढ़िया करने का। और आपने देखा यहाँ पर भी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का काम किया गया। 5वें में शुरू किया गया था और 6ठे में भी इस पर बढ़िया काम किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा। कोई बात नहीं है, 9 पॉइंट भी याद कर लीजिए, यही बहुत है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय
हाँ 1985 से 90। कीजिएगा और हाईलाइट कीजिएगा। यह योजना 15 वर्षों ब्रैकेट में 1985 से 2000, यह योजना 15 वर्षों ब्रैकेट में 1985 से 2000 ब्रैकेट बंद, 15 वर्ष 1985 से 2000 ब्रैकेट बंद की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। कि दीर्घावधि को मतलब दीर्घ समय को, दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें कुछ क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया। इसमें कुछ क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया। जिनमें प्रमुख है रोजगार में टैक्स करके, रोजगार में वृद्धि, कॉमा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, रोजगार में वृद्धि, कॉमा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, पोषण का पर्याप्त स्तर, पोषण का पर्याप्त स्तर, कॉमा ऊर्जा प्रबंधन आदि, ऊर्जा प्रबंधन आदि, ऊर्जा प्रबंधन आदि। आगे आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण। आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को मूल उद्देश्य माना गया, मूल उद्देश्य माना गया। योजना के अन्य लक्ष्य इस प्रकार थे, योजना के अन्य लक्ष्य इस प्रकार थे, डैश करके अन्य लक्ष्य पॉइंट वाइज देखिएगा। योजना के अन्य लक्ष्य इस प्रकार थे। अब इसमें पहला पॉइंट, समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली को स्थापित करना, समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली का विकास करना, समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक विकास में कृषि क्षेत्र से आने वाली, औद्योगिक विकास में कृषि क्षेत्र से आने वाली बाधाओं को दूर करना, औद्योगिक विकास में कृषि क्षेत्र से आने वाली बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थव्यवस्था के ढांचागत अवरोधों को ध्यान में रखते हुए, अर्थव्यवस्था के ढांचागत अवरोधों को ध्यान में रखते हुए, ढांचागत अवरोधों को ध्यान में रखते हुए
नई क्षमताओं को विकसित करने, नई क्षमताओं को विकसित करने और उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोग पर विकसित करने और उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोग पर विशेष बल देना और उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोग पर विशेष बल देना, विशेष बल देना। नेक्स्ट पॉइंट, 5% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, 5% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करना तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना, तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट, निर्यात समृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन द्वारा, निर्यात समृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना, निर्यात समृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संरक्षण करना। पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संरक्षण करना। तो इसमें एक चीज से और ध्यान दिया गया है कि अभी तक तो पहले बात की गई 5वीं 6ठी पंचवर्षीय योजना में कि ऊर्जा का विकास करना। अब क्या हो रहा है, ऊर्जा का संरक्षण करना, साथ ही ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा पर का विकास करना, पर्यावरण का और पारिस्थितिकी का संरक्षण करना। यानी कि अब हमने काफी हद तक विकास कर लिया है और हमारे विकास की वजह से अब पर्यावरण या पारिस्थितिकी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। अब ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने का भी, कम करने का भी प्रयास करना है। ऊर्जा तो हमने अब विकास कर लिया, लेकिन ऊर्जा का संरक्षण भी करना है, क्योंकि आपके जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के वो क्या है, लिमिटेड। परंपरागत और गैर परंपरागत समझते हैं। परंपरागत में क्या आता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। सीधे डिफिनेशन में बोलिए, ऐसे प्राकृतिक स्रोत या जो दोबारा से उनका यूज नहीं कर सकते और जो लिमिटेड है, समाप्त तो हो जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ETC बहुत सारी चीजें। यानी कि ऐसे प्राकृतिक स्रोत जो समाप्त हो जाए, जिसका आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते, जो लिमिटेड है और जिनको बनने में बहुत समय लगता है, क्या हो जाते हैं आपकी परंपरागत हो जाती है। और जिनको हम परंपराओं से यूज किए आ रहे हैं, मतलब जमाने से जिस पर हम निर्भर हैं, वो सब परंपरागत है। गैर परंपरागत जो अभी तक परंपराओं में नहीं थी, अब हम उसको लेकर के आ रहे हैं, जो समाप्त नहीं हो सकते, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इसके पहले में सब गाँव जोड़िएगा, पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। और जो गैर परंपरागत होते हैं ये पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, पारिस्थितिकी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते, इनको बार बार यूज कर सकते हैं और ये
परंपराओं में नहीं थे, अब हम इनको अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऐसे बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं ये गैर परंपरागत में आती है, ये कभी खत्म नहीं होते, इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते। तो ये आप हम इसमें ध्यान दे रहे हैं, कौन से पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग योजना अवकाश 1990-1992। योजना अवकाश 1990 से 92। देखिए आप लोगों को तो मैं बस समझा रही हूँ क्योंकि इसे यहाँ ना फैक्ट बहुत ज्यादा है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, कभी कभी जो समझने वाला पॉइंट रहता है वो तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हूबहू पूछे जाते हैं, उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इधर बहुत ही ज्यादा फैक्ट दिख रहे हैं तो ये आप लोगों को बार बार रिविजन करना पड़ेगा। अब फिर से हम क्या पढ़ने वाले हैं? योजना अवकाश, यानी कि योजनाओं में अवकाश आ गया, और ये कब का है? 90 से 92, यानी कि 2 वर्षों के लिए फिर योजना अवकाश आया। जब भी योजना अवकाश आता है या कुछ भी आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब देखने की बात यह है कि इस बार योजना अवकाश क्यों आया है और ये 2 वर्षों के लिए क्यों है। ठीक, चलिए। हाँ, आर्थिक समस्या हमेशा ही रहती है, सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिएगा इसमें 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण, राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण, राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। 1 वर्षीय योजना बनाई गई। 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए। 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए। आपने एलपीजी पढ़ा था 91-92, वही है। 1991 में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए या व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए। इन आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। निजी क्षेत्र को या निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया। फिर से आ गया योजना अवकाश 2 वर्षों के लिए 1990 से 92। रीजन राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा आर्थिक संकट, 2 वजह है यहाँ पर योजना अवकाश। और इसके पहले जो योजना अवकाश आया था 3 वर्षों के लिए, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे समस्या क्या थी? आर्थिक स्थिति खराब और दूसरा चाइना और पाकिस्तान से युद्ध की वजह से भारतीयों का मनोबल कम टूटना, इस वजह से उस समय भी आया था आर्थिक अवकाश। और दोबारा आया है राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा आर्थिक संकट, दोनों समस्याएं हैं, इसलिए फिर से योजना अवकाश आया 2 वर्षों के लिए। आप हेडिंग कीजिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना योजना 1992 से 97 तक। 1992 से 1997
नोट कीजिएगा। 8वीं योजना में भी 7वीं योजना के अनुसार ही 8वीं योजना में भी 7वीं योजना के अनुसार ही नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर। उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर। उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर मानव विकास करना ही इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताएं तय की गई। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताएं तय की गई। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताएं तय की गई। अब पहला पॉइंट लिखिएगा कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार के अवसर को। शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार के अवसर को प्राप्त करने की दृष्टि से पर्याप्त रोजगार का सृजन करना। प्राप्त करने की दृष्टि से पर्याप्त रोजगार का सृजन करना। प्रोत्साहन, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की प्रभावी योजना द्वारा जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में, रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना। 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट, सभी गांव एवं समस्त जनसंख्या के लिए, सभी गांव एवं समस्त जनसंख्या के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था, पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा टीकाकरण सहित
प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना। नेक्स्ट पॉइंट, सफाई कामगारों द्वारा मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। सफाई कामगारों द्वारा मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। ये कैसे पहले के टाइम में बहुत सारे लोग होते थे ना, जो ये कूड़ा होता था, इसको वो हाथ से उठाते थे और फिर इसको अपने सर पे या कंधे पे रख के धोते थे। तो इस प्रथा को समाप्त किया गया कि इस तरह से लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और ऐसे लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। इसलिए मैला ढोने की प्रथा को उन्होंने रोका कि इस तरह से हाथ से उठाना और अपने सर पे रख के या कंधे पे रख के मैला नहीं होएंगे लोगों। इसका रिपोर्ट आया है जल्दी 4 दिन तक। बिल्कुल, ये सब चीजें भी देखते रहा करें आप लोग। इकोनॉमी करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। बात समझ में आया बाबू? नेक्स्ट पॉइंट, विकास प्रक्रिया को अस्थायी आधार। विकास प्रक्रिया को अस्थायी आधार पर। विकास प्रक्रिया को अस्थायी आधार पर समर्थन देने के लिए। अस्थायी आधार पर समर्थन देने के लिए आधारभूत ढांचे। आधारभूत ढांचे कॉमा ऊर्जा कॉमा परिवहन कॉमा संचार सिंचाई आदि को मजबूत करना। आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि को मजबूत करना। नेक्स्ट हेडिंग, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सारा फैक्ट ही फैक्ट है जो आप लोगों को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया कौन से पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया, कौन से पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर दिया गया, कौन से पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों पर किया गया, कौन से पंचवर्षीय योजना में गरीबी को खत्म करने का वो किया गया, कौन से पंचवर्षीय योजना में आयात प्रतिस्थापन पे जोर दिया गया। इस तरह से हर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आए हैं। तो जब तक आपके पास एक फैक्ट नहीं रहेंगे, जब तक आप उनको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या होगी। और इसके बाद मैं चैप्टर खत्म होने पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए पूरे चैप्टर से। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसार, दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसार इस योजना के लिए कुल योजना व्यय, इस योजना के लिए कुल योजना व्यय, कुल योजना व्यय। अभी पूरा फैक्ट है। अभी तक ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ आपके समझ के लिए कि क्या क्या रखा गया था टारगेट, कितना परसेंट,
ये आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर समझ के लिए करना चाहें तो करवा दें, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। करवा दें, नोट कर लीजिए। योजना व्यय ₹8,75,000 करोड़ निर्धारित किया गया था। कुल योजना व्यय 8,75,000 करोड़ निर्धारित किया गया था। इसमें घरेलू बचत पर 26.2%, घरेलू बचत पर 26.2%, चालू खाता घाटा 2.4%, चालू खाता घाटा 2.4%, और अतिरिक्त पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात 4.08% रखा गया। इसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर जीडीपी, घरेलू उत्पाद का विकास दर 7% रखा गया। 7% रखा गया। औद्योगिक विकास दर 9.3%, औद्योगिक विकास दर 9.3%, कृषि विकास दर 4.5%, कृषि विकास दर 4.5%, निवेश वृद्धि दर 28.6%, निवेश वृद्धि दर 28.6%, आयात वृद्धि दर 15.3%, आयात वृद्धि दर 15.3%, तथा निर्यात वृद्धि दर 14.5%, तथा निर्यात वृद्धि दर 14.5% निर्धारित की गई। तो ये था उस समय जो टारगेट रखा उन्होंने कि टोटल हम कितना इस बार बजट बनाएंगे और किसके क्षेत्र में हम कितना % लगाएंगे। बस में ये आपके समझ के लिए है कि अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं कि उस समय हमने इतना टारगेट रखा था प्राप्त करने का हर एक क्षेत्र में। अब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य वस्तुतः निर्धारित किया गया था। मुख्य लक्ष्य वस्तुतः निर्धारित किया गया था। जिसे प्राप्त करने के लिए
योजना में राज्य नीति के लिए 4 महत्वपूर्ण आयामों पर विशेष बल दिया गया। आयातों पर नहीं बेटी, आयामों पर विशेष बल दिया गया जो इस प्रकार हैं। 4 महत्वपूर्ण आयामों पर बल दिया गया जो इस प्रकार हैं। आपको 4 महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से हैं? पहला, जीवन की गुणवत्ता। पहला आयाम है जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन। हाँ, पहला है बेटी, 4 आयाम में पहला लिखना है जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता इसी में लिखना, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें लिखिए जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं। निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे उपायों को शामिल करना जिनके माध्यम से निर्धनों के लिए परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके। जिनके माध्यम से निर्धनों के लिए परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके तथा निरंतर विकास के लिए शेष अर्थव्यवस्था के साथ ऐसे क्षेत्रों को निरंतर विकास के लिए शेष अर्थव्यवस्था के साथ ऐसे क्षेत्रों को बेहतर ढंग से एकीकृत या समायोजित किया जा सके। काफी फैक्ट हो रहा है, आप लोगों को बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा, लेकिन जब पढ़िएगा तो बस उसको रटिएगा नहीं। जब भी पढ़िएगा तो विचार कीजिएगा कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम किया गया, दूसरे में और कौन सी नई चीजें को जोड़ा गया, फिर तीसरे में और कौन सी नई चीजें इसमें इंक्लूड हुई। यानी कि जो हमने शुरू की वो तो चलेगी, वो आज तक चल रही है। कृषि के उत्पादन में बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को कम करना, वो तो आज भी खत्म नहीं हुआ। उद्योगों का विकास करना, ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब क्या है? उद्योग क्षेत्रों में विकास को लेके। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, निर्यात बढ़ावा देना, बफर स्टॉक रखना, पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, वो कार्यक्रम आज तक चल रहा है। गरीबी दूर करना, रोजगार का सृजन करना, आज भी चल रहा है। यानी कि जो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू किया है, 12वीं तक चला, 12वीं को फिर समाप्त कर दिया गया, वो सारे काम आज भी चल रहे हैं। लेकिन वो कब से शुरू हुए, कौन सी योजना, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई और उस पर कितना काम हुआ, बस इसी को ध्यान में देखना और रटना नहीं। वो पुरानी तकनीकी से मत पढ़िएगा कि बस फैक्ट रटे और भूल जाए। एक दिमाग को खोल के सोचने वाले प्राणी की तरह कि ये योजना
तक चलती आई है। जब से शुरू हुई 1951 में, तब से लेके आज तक ये योजना चली रही है। लेकिन कौन सी योजना कब आई और उसमें कब किस योजना में कितना काम हुआ, किस योजना का महत्वपूर्ण फोकस कौन से बिंदु पर था और कौन सी नई चीज किसमें इंक्लूड की गई, वर्तमान में इन सब चीजों का पर क्या मतलब क्या काम किया लोगों ने, क्या उसका इम्पैक्ट आया लास्ट में। ऐसे जब एक टेक्निकल दिमाग से पढ़ेंगे, जैसे IAS में पढ़ते हैं लोग, IAS के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे वो फैक्ट नहीं रखते, वो देखते हैं कि परिवर्तन कहाँ का आया, क्या नई चीजें शामिल हुई, क्या पुरानी चीजों को हमने छोड़ दिया, उससे क्या फायदे हुए, क्या हमें नुकसान हुआ। आप देखते होंगे IAS में क्वेश्चन आता है कि इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, कभी कभी समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। तो आलोचनात्मक में मतलब आपके लगभग दोनों चीजें आ जाती हैं, आपको बताना है फिर उसकी आलोचना भी करनी है, यानी कि फायदे और हानियां दोनों ही बतानी होती है। और वो तभी आप बता पाएंगे जब किसी चीज को दिमाग ओपन करके पढ़ेंगे कि हमने कब क्या शुरू किया, फिर उससे हमें क्या फायदे हुए, उसके क्या नुकसान हुए, ये शुरू होने से क्या परिवर्तन आया और इसमें हम कहाँ तक सक्सेस हुए, वर्तमान में सरकार ने जो समाप्त करके नई चीजें शुरू की हैं उससे क्या फायदे हो रहे हैं, आगे भविष्य में इसके लिए क्या संभावनाएं हैं, ये कहाँ तक बेहतर काम कर सकता है। जब इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना, इस दृष्टिकोण से पढ़ाई करेंगे तो बोझिल नहीं होगा, बल्कि आपका दिमाग ब्रॉड होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और याद करने की, क्योंकि याद आप समझ करके कर रहे हैं ना कि रट करके। अभी तक हम क्या करते थे, रटते थे, लेकिन अब रटना नहीं है, समझना है। हाँ, कुछ कुछ की पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखने के लिए थोड़ा रटना तो पड़ता ही है। तो कुछ फैक्ट तो आपको याद होने चाहिए कि हाँ क्या है, लेकिन IAS में मोस्टली क्या फैक्ट एक समझदारी के साथ लोग शामिल करते हैं। PCS भी अब IAS पैटर्न में ही हो रहा है, इसलिए पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। अब रटने वाला हर जगह काम नहीं आएगा, अब वो काम आपका आ सकता है लोअर PCS में, कुछ हद तक समीक्षा अधिकारी में काम आ सकता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी का भी पेपर अब लेवल वही हो रहा है PCS का लेवल IAS का हो रहा है। तो आप पढ़ना है तो बिल्कुल दिमाग खोल करके विचार करने वाले प्राणी की तरह, और फिर उसमें फैक्ट को भी थोड़ा बहुत लेके चलना है, तभी कंपटीशन में टिकेंगे। अगर आप अपने तरीके नहीं बदलेंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और कंपटीशन भी बहुत है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए, और खास करके यूपी तो 5वें नंबर का देश बन जाए, ब्राजील को प्रतिस्थापित कर दे। अगर यूपी को एक देश बना दिया जाए तो ब्राजील से पहले यूपी एक कंट्री होगा जिसके पास 5वें नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। तो ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं हमने अच्छे क्षेत्रों में भले ना हो, लेकिन अच्छा देखिए आप पंचवर्षीय योजनाओं के दरमियान आपने देखा 5वीं पंचवर्षीय 4थी पंचवर्षीय योजना पर भी जनसंख्या पे ध्यान दिया गया है, फिर आप देख रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन अभी देखिए वर्तमान में कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कार्यक्रम आपको दिखाई देता है या सुनाई देता है? नहीं, जबकि सबसे बड़ी समस्या तो अभी जनसंख्या अब बहुत ज्यादा हो चुका है। चाइना को भी पीछे हमने छोड़ दिया है जनसंख्या वृद्धि में। अभी जनगणना रिपोर्ट 2021 में जो आना था वो तो आया नहीं, 2011 की जनगणना के बाद 10 वर्ष से फिर होना था, 21 में हुआ नहीं, और अब देखिए मुझे लगता है 31 में ले जाएंगे लोग, 20 वर्ष बाद करेंगे। तो इससे बहुत सारा जो परिवर्तन आना था ना वो परिवर्तन नहीं आएगा। इससे सरकार को बहुत सारे फायदे हैं। अगर वो परिवर्तन दिखता तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनता, लेकिन चूंकि कोई रिपोर्ट है नहीं आधिकारिक तो कोई इस पर कोई बहस नहीं कर सकता, कोई उनको सवालों के घेरे में खड़ा नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 2025 की उसके आधार पर आपके चुनाव का मतलब जो सीटें हैं ना उसमें भी परिवर्तन होनी है। अब देखिए 2025 में होता है कि नहीं होता, लेकिन होगा कैसे? जब तक जनसंख्या रिपोर्ट नहीं आएगा, परिसीमन रिपोर्ट नहीं आएगा, तब तक उस पर भी कोई काम नहीं हो सकता। तो इसमें भी बड़ा राजनीति सबका काम हो रहा है, लेकिन जनगणना नहीं हो रही है। तो जनगणना का रिपोर्ट आएगा तब फिर चौंकाने वाले बहुत सारे आंकड़े आप लोगों के सामने आएंगे, जो कि लगभग आपका देख रहे हैं 15 वर्ष हो जाएंगे आपका, अगर 25 कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए थोड़ा जागरूक प्राणी की तरह हर चीज़ पे नजर बनाए रखें, और पढ़े भी तो एक जागरूक इंसान की तरह पढ़े। कोई भी सब्जेक्ट अब पुराने तौर से पढ़ना छोड़ दीजिए, वरना सिवाय नुकसान और समय बर्बादी के कुछ नहीं होगा। वर्तमान होता ना कि हमें किस तरह का जैसा डिमांड वैसे सप्लाई, अगर डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे तभी बेनिफिट में रहेंगे। आप इकोनॉमी का नियम जानते हैं ना, जैसा डिमांड वैसी सप्लाई होती है, तभी उसका बढ़िया फायदा, बढ़िया कीमत और बढ़िया बेनिफिट मिलता है। ये उत्पादन का नियम है। ऐसे ही जैसा वर्तमान में एग्जाम का डिमांड है, आपको उसी तरह से तैयारी करनी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं बेहतर।
इसलिए मैं कह रही हूँ इसमें फैक्ट बहुत है, क्योंकि आप लोग छोटे एग्जाम्स भी देते हैं और बड़े एग्जाम्स भी देते हैं, तो आपको तो फैक्ट भी चाहिए और डिटेल भी चाहिए। मेहनत बहुत पड़ता है और कामयाबी नहीं मिलता, क्योंकि हम कई चीज़ों में भटकते रहते हैं, तो पढ़ाई तो बहुत हो जाती है लेकिन अचीवमेंट नहीं कर पाते। एक चीज़ को गोल बनाइए, एक चीज़ का मतलब उद्देश्य रखिए और उसी के आधार पर पढ़ाई कीजिए। अगर छोटे एग्जाम्स कर रहे हैं तो फैक्ट रखिए, लेकिन अगर बड़े एग्जाम का कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। IAS PCS समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम अगर क्वालिफाई करने हैं तो आपको अपना जो होता है ना एक समझ डेवलप करना होगा, आपको अपना एक बेस बनाना होगा जिस पर आप कुछ 2-4 पॉइंट लिख सके, 2-4 बातें कह सके, तब जा कर के आप अच्छी स्थिति में आएंगे। जब तक वो तरीका नहीं चेंज करेंगे कुछ नहीं हो सकता, ये कटु सत्य है। तो पुराने तरीके से पढ़ाई करना बंद करके नए तरीके से पढ़ना शुरू करिए, ठीक ना। आगे बढ़ी, थोड़ा रेस्ट दे रहे थे आप लोग, कंटिन्यू लिख के थक गए थे, तो इसको खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग जब से आया है उसने बहुत सारा काम किया है और देखेंगे नीति आयोग क्या क्या काम कर रहा है। इस चूंकि योजना आयोग को हमने देखा है और राष्ट्रीय विकास परिषद भी देखा, नीति आयोग को कल देखेंगे इन्होंने अभी तक क्या काम किए जब से बना। 1 जनवरी 2015 में बना, तब से लेके लगभग 10 वर्ष इनको होने को है, तो इन्होंने इन 10 वर्षों में क्या काम किया है तो देखेंगे। फिलहाल तो इसको खत्म करते हैं। हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे जिसमें आपने लिखा है जीवन की गुणवत्ता। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग मतलब नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार संवर्धन। रोजगार संवर्धन 4 आयाम में से एक आपने लिखा, दूसरा रोजगार संवर्धन। रोजगार संवर्धन हेतु श्रम बहुल क्षेत्रों, रोजगार संवर्धन हेतु श्रम बहुल क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों पर, श्रम बहुल क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके विकास प्रक्रिया के द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना। रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना। नेक्स्ट पॉइंट, अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन, हमारे यहाँ क्षेत्रीय असंतुलन है ना, संतुलन नहीं है, क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए अल्प विकसित, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए अल्प विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण, अल्प विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना। पिछड़े राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र में, पिछड़े राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिक निवेश की व्यवस्था के साथ ही, अधिक निवेश की व्यवस्था के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य सहायक कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य सहायक क्रियाओं का आधुनिकीकरण करना। अन्य सहायक क्रियाओं का आधुनिकीकरण करना।
क्षेत्रीय जो असमानता है कैसे दूर कर सकते हैं? जहाँ पे अभी पिछड़ापन है वहाँ पे औद्योगिकरण कर दीजिए, वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना कर दीजिए, वहाँ के क्षेत्रों में कृषि का और अन्य क्षेत्रों का जो उत्पादन करते हैं उनका आधुनिकीकरण कर दीजिए, तभी तो उस क्षेत्र का विकास होगा। यानी कि जब ऐसे क्षेत्रों का भी विकास कर देंगे तो जो ये क्षेत्रीय असंतुलन है वो संतुलित हो जाएगा। तो ये सब एकदम कॉमन सेंस से हो गया अब आप लोगों के। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए किसी भी क्षेत्र में अगर असंतुलन है तो उसको संतुलित करने के लिए सरकार को क्या काम करना चाहिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। या रोजगार सृजन करना चाहती है तो सरकार को क्या करना चाहिए, तो उद्योगों का विकास, छोटे उद्योगों का विकास, लोगों को खुद उद्योग सृजन मतलब ऐसे रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करना, वो खुद का उद्योग शुरू करे ताकि खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे। कृषि में नए नए तौर तरीके का उपयोग करना, अपनी परंपरागत सोच को बदलना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट अब आप लोग बिना रिविजन ही बता सकते हैं अगर आपने टॉपिक को समझा है। तो गरीबी कैसे दूर हो सकता है, आसानी से बता सकते हैं। असमानता कैसे दूर होगा, आसानी से बता सकते हैं। रोजगार कैसे सृजन होगा, आसानी से बता सकते हैं। देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मतलब आप लोगों का दिमाग अब इतना डेवलप हो गया है, हर क्षेत्र को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते पढ़ते कि आपको बहुत सारी चीजें बिना रटे भी याद रहेगा, क्योंकि आपने इस चीज को समझा। अगर नहीं समझा होता तो क्या बता पाते, नहीं बता पाते। अब आप बता सकते हैं और जब रिविजन कर लेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता। चौथा आयाम है विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता। विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाएंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसमें पहला पॉइंट जो क्षेत्र है, भुगतान संतुलन की स्थिति को सुनिश्चित करना। भुगतान संतुलन के स्थिति को संतुलित करना। भुगतान संतुलन की स्थिति को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना या संतुलित करना। नेक्स्ट, विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना। विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना तथा उसमें कमी लाना। विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना तथा उसमें कमी लाना। नेक्स्ट, खाद्यान्न के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। प्राथमिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। यानी कि अगर आप अपने अंदर आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई क्षेत्रों में काम करना होगा। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे 9वीं कह रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, 9वीं पढ़ रहे हैं। इसमें बात किया गया कि कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, जैसे पहला बात हो रहा है कि भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना। भुगतान संतुलन आपको मैंने बताया है कि जब आपका निर्यात
निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो भुगतान आगे होंगे। अगर निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है तो भुगतान असंतुलित है। तो हमारा भुगतान अभी तक क्या रहता है? अभी तक ये तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई, अभी तक असंतुलित है। यानी कि तब भी हमने इसको सही करने का टारगेट रखा था और वो आज तक उस पर काम चल रहा है। तो अभी भी आप निर्भर कब हो सकते हैं? जब आप निर्यात को बढ़ाएंगे तभी ना आत्मनिर्भर होंगे। अगर आप दूसरे के ऊपर आयात ज़्यादा होने का मतलब क्या है? आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप दूसरों पर निर्भर है। चूंकि आप बड़े पैमाने पे आयात कर रहे हैं तो आप आत्मनिर्भर नहीं हुए। आत्मनिर्भरता पानी है तो निर्यात को बढ़ाना है, या कम से कम इतना उत्पादन कर लीजिए कि आयात और निर्यात बैलेंस हो सके। यानी कि हम जितना देते उतना लेते हैं, यानी कि आप पर निर्भर नहीं है, आप हम पर और हम आप पर उतने निर्भर हैं जितना कि होना चाहिए। पहली बात। दूसरा क्या है पॉइंट? विदेशी ऋण बाहर पड़ने से रोकना तथा उसमें कमी लाना। हाँ, अगर आप अपने आप को ले लीजिए, देश को छोड़ दीजिए, आपने बहुत सारा ऋण ले रखा है तो क्या आप आत्मनिर्भर हैं? नहीं। आपने दूसरे से उधार लेके अपनी जरूरतों को पूरा किया है, आप दूसरे की ऋणी हैं, और जब तक आप ऋणी हैं आप आत्मनिर्भर नहीं माने जाएंगे। दूसरों से पैसा लेके अपनी जरूरतें पूरी करना आत्मनिर्भरता नहीं होता। आप अपने बल पर अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए, तब आप आत्मनिर्भर माने जाएंगे। तो आत्मनिर्भरता लानी है तो विदेशी ऋण को कम करना है और उसको धीरे धीरे करके समाप्त करना है। तीसरा क्या है? खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। हाँ, चूंकि जब देश आजाद हुआ तो आप पहले ही जानते हैं कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की उत्पादन बहुत कम होता था। हमें भीख मांगने वाला देश लोग घोषित कर दिए थे कि कटोरा लेकर के हम भीख मांगते हैं अपनी जरूरतों के लिए। और आपको पता भी होगा जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और उस समय अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर आप पाकिस्तान पे आक्रमण करते हैं, जवाबी कार्रवाई में मतलब आक्रमण तो हमने किया, उसने कहा कि रुक जाइए, अगर आप नहीं रुके तो मैं आप लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करूँगा। उसी समय इन्होंने जो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री हैं इन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। उन्होंने उसी समय कहा कि हम एक वक्त की रोटी खाएंगे, मतलब एक टाइम भोजन करेंगे, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा किसानों से कि आप लोग और मेहनत कीजिए, उत्पादन को और बढ़ाइए, और जवानों से कहा कि एक टाइम रोटी खाइए लेकिन झुकना नहीं। और फाइनली हमने पाकिस्तान को हराया भी और बहुत सारे क्षेत्रों पर वापस अपना अधिकार भी जमा लिया था। तो ये यानी कि हम निर्भर थे, तभी तो हमें धमकी दे रहा है कोई। अगर हम उनके ऊपर निर्भर न होते तो कोई हमको धमकी दे सकता था क्या? नहीं दे सकता था। तो धीरे धीरे उत्पादन हमने बढ़ाया। पहले तो अपनी जरूरतें पूरी की, फिर हमने अतिरिक्त उत्पादन करके अपने लिए स्टॉक जमा किया, फिर हमें और अतिरिक्त उत्पादन करके निर्यात को बढ़ावा देना पड़ा ताकि हमें उससे भी फायदा मिले, क्योंकि हम मंगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धन खर्चा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना। हाँ, आप सभी को पता है प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है। आपका कोयला लिमिटेड, पेट्रोलियम लिमिटेड, प्राकृतिक गैस लिमिटेड, आपका लैंड लिमिटेड, वाटर लिमिटेड। वाटर मीन्स मीठे पानी सोर्स, ये सब क्या है? और ऐसे बहुत सारी चीजें लिमिटेड है। अगर आप उनका अनलिमिटेड उपयोग करेंगे तो वो आपकी जरूरतें पूरा नहीं कर सकते। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी ने कहा है प्रकृति में हमारी जरूरतें पूरा करने की क्षमता है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। तो इसीलिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका समुचित मतलब उतना ही उपयोग जितना उचित हो, अनुचित उपयोग उसका नहीं करना है। साथ ही उसका संरक्षण भी करना है, क्योंकि ये चीजें आसानी से नहीं बनती और ये चीजें लिमिटेड है, खत्म हो जाएंगी तो इनका कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए अगर इन सब चीजों पे आप ध्यान नहीं देंगे, खत्म हो जाएंगी, तो फिर आप दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। बचा बचा करके यूज करना है ताकि आप उस पर निर्भरता आपकी अपने पे ही बने रहे, दूसरों पर आप निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बने रहे। बस है। अभी भी देखिए क्या हमें पेट्रोलियम बड़े पैमाने पे आयात नहीं करना पड़ता, करना पड़ता। अगर हम गैर परंपरागत सोर्सेज का बहुत ज्यादा विकास कर ले तो हमें इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम आयात नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम अपने यहाँ बहुत ज्यादा गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग नहीं करता है। आपके यहाँ देखिए जो लाइट बिजली चल रहा है सबका है परंपरागत वाले ही है। मोस्टली जितने आपके घरों में लाइट की व्यवस्था रहती है सब परंपरागत है। अभी भी देखिए गैर परंपरागत नहीं हो पाया है, ना कोई ऑफिस, ना स्कूल, कॉलेज, ना घर। गाड़ियाँ भी अभी भी परंपरागत उस पर ही चल रही हैं। गैर परंपरागत आपको गाड़ियाँ बहुत लिमिटेड दिखती हैं। तो जब तक हमारी उस पर निर्भरता ज़्यादा नहीं होगा तब तक हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर बनना है, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और कुछ वजह
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। हाँ, अभी भी हम टेक्नोलॉजी के लिए विदेशियों पर निर्भर रहते हैं ना। नई नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में हो, हम विदेशों से बड़े पैमाने पर ऐसे प्रौद्योगिकियों को आयात करते हैं। तो हमें अपने यहाँ ही ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट कर लेना चाहिए कि हमें विदेशों से ऐसी टेक्नोलॉजी ना लेनी पड़े। इसी को कहा जाता है प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता। जब हम इन सारी, ये तो महत्वपूर्ण मूलभूत चीजें जिसमें उद्योग आ गया, कृषि आ गया, आयात निर्यात आ गया, प्राकृतिक चीजें आ गई, अगर इन सब चीजों में हम अपना ध्यान देते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। और संयोग से इन सभी क्षेत्रों में भी विकास चल रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हो। नवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर के अभी भी इसमें काम जारी है। अभी भी हम किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर पूरी तरह नहीं हो पाए हैं। हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें निर्यात को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब रीडिंग कीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 2002 से 2007। नोट कीजिएगा इसमें। इस योजना में फर्स्ट पॉइंट है, इस योजना में सरकार की भूमिका की, इस योजना में सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई। इस योजना में सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई, जिसमें शहर आधारित संरचना, जिसमें शहर आधारित संरचना जैसे दूर संचार, बिजली, बंदरगाह, जैसे दूर संचार, बिजली, बंदरगाह, जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को ज्यादा अवसर प्रदान करना, निजी क्षेत्र को ज्यादा अवसर प्रदान करना। इस योजना में ग्राम आधारित संरचना, इस योजना में ग्राम आधारित संरचना एवं सड़क विकास इत्यादि के लिए, ग्राम आधारित संरचना एवं सड़क विकास इत्यादि के लिए सरकार की भूमिका को निर्धारित किया गया, सरकार की भूमिका को निर्धारित किया गया। इस योजना में उपभोग के स्तर में वृद्धि, इस योजना में उपभोग के स्तर में वृद्धि, उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी, तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाना, सुविधाओं में सुधार लाना। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना में समावेशी समृद्धि द्वारा, इस योजना में समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट हेडिंग, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012।
का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना। इस योजना का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना। नेक्स्ट, इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हाईलाइट कीजिएगा, द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, इसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा किसानों के लिए ऋण माफी योजना, तथा किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई। किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे, इस योजना में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनिवार्य सेवाओं तक गरीब वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। अनिवार्य सुविधाओं तक गरीब वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। गरीब वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस योजना में पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने, इस योजना में पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का, इस योजना में पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास करने पर बल दिया गया। एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट, एडिंग पराहमी पंचवर्षीय योजना। पराहमी पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 से 2017, 2012 से 2017। लेकिन ये क्या हुआ, समाप्त कर दिया। जब सरकार आई नई, उसने इस योजना को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसका पूछा जाता है कि मेन इसका उद्देश्य क्या था, वो लिख लीजिएगा। इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं, इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं
अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास, गरीबी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और संरचना, पर्यावरण और धारणीयता, आदि रखा गया। आप रीडिंग कीजिएगा। भारत में नियोजन का आलोचनात्मक मूल्यांकन। भारत में नियोजन का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आईएएस में क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारत में नियोजन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए इतने शब्दों में टिप्पणी लिखिए या कोई भी प्रश्न। तो भारत में नियोजन का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आप रीडिंग कीजिएगा। भारत में नियोजन की उपलब्धियां, पहले उपलब्धियां बताएंगे फिर कमियां बताएंगे। भारत में नियोजन की उपलब्धियां यानी हमने प्लानिंग किया तो उस प्लानिंग से हमें क्या क्या उपलब्धि मिली। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। प्लानिंग किया तो क्या हुआ फायदा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। अब इसका डिटेल करवाने का मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। इतना तो समझ सकते हैं ना, इतना काम किया गया तो राष्ट्रीय आय में निश्चित ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो अपने आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या से ही तो आय में भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। क्योंकि आजादी के बाद सुधार हुआ था ना, संस्थागत और तकनीकी, तो परिवर्तन आया है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन। नेक्स्ट, उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण। विविधीकरण मतलब बहुत तरह की मल्टीपर्पज उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ, विविधीकरण। नेक्स्ट, बुनियादी आर्थिक ढांचे का विकास। नेक्स्ट, सामाजिक आधारित संरचना का विकास। तो ये सारे रीडिंग का मुझे लगता है आप सब लोग उत्तर आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना समझा चुके हैं। और आप लोग तो पेन कॉपी बंद कर रहे हैं। हाँ, बस एक हेडिंग और है, नियोजन की असफलता, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे नीति आयोग, इसलिए हम इसे खत्म कर रहे हैं। नियोजन की असफलता। पहला, दयनीय निर्धनता, यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी भी निर्धनता बना है। दयनीय निर्धनता। एक बात आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्व के लगभग 50% नितांत रूप से निर्धन आज भी भारत में है। विश्व के 50% निर्धन कहाँ है? इंडिया। नेक्स्ट, बेरोजगारी की समस्या। और बेरोजगार भी हर तरह के यहाँ
कितना प्रकार का पढ़ा आपने। नेक्स्ट, अपूर्ण आधारिक संरचना। अपूर्ण आधारिक संरचना। अब अपूर्ण आधारिक संरचना में क्या है, जैसे बिजली का बहुत जगह भी बिजली नहीं है, सड़कें भी बहुत जगह नहीं है, बांध, पुल, स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेलवे, बंदरगाह, ये अभी भी बहुत लिमिटेड है। तो अपूर्ण है ना, आधारिक संरचना पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, भारत में नहीं, पक्षपात वितरण। पक्षपात वितरण, पक्षपात वितरण है ना, विडंबनापूर्ण है, कहीं विकास पे बहुत ध्यान दिया गया और कहीं छोड़ दिया गया। यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों में जहाँ उद्योग धंधे लग सकते हैं नहीं लगाया गया, तो पक्षपात है ना। अब इसके बाद है भारत में नियोजन का मूल्यांकन। अब आप मूल्यांकन कीजिए, अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं। IAS पैटर्न पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब कल हम पढ़ेंगे नीति आयोग। अब इसमें कोई समस्या होगी तो आगे कल क्वेश्चन कर लीजिएगा।